हेलो गाइस, तो आज मैं आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स लेकर। और इस साल के ओलंपिया में हार्डी चुपन और विलियम वोनेक के बीच में जो ये हीटेड मूवमेंट हुई थी, वो तो आई थिंक बहुत लंबे टाइम बाद ऐसी कोई चीज स्टेज पर देखने को मिली। बेसिकली पोस्ट राउंड में जब सारे एथलीट्स पोजिंग कर रहे थे, तो हार्डी जैसे वो कंपेटिटिव हैं वैसे ही वो सबके आगे जा जाकर पोस्ट कर रहे थे और हल्का सा पुश भी कर रहे थे टू पोज, बट इट वॉज ऑल इन हेल्दी फन। और वहीं पर जब हार्डी विलियम के नेक्स्ट पोस्ट कर रहे थे, तो थोड़ा मूवमेंट हीटेड हो गई और विलियम वोनेक ने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हार्डी को पुश कर दिया और तब से ही विलियम को इस चीज के लिए काफी क्रिटिसिज्म भी मिला। बट गाइस, क्या आपको लगता है ये सही था? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, ये हार्डी का इस तरह से पोस्ट करना तो मुझे बिल्कुल ही फन वे में लगा, एक कंपेटिटिव स्पिरिट में लगा, और ऐसी कोई इंटेंशन हार्डी की तरफ से दिखी नहीं। बट जिस तरह से विलियम ने उन्हें पुश करा, आई थिंक वो अपनी जिस तरह की प्लेसिंग आ रही थी उससे और किसी और चीज से बहुत ज्यादा राइल्ड अप हो गए। तो विलियम ने अब इस बारे में रेस्पॉन्ड करा है कि पता नहीं क्यों लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, ये मैंने स्टार्ट नहीं करा था, और अगर तुम मुझे टच करोगे तो मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा। तो गाइस, ये रेस्पॉन्स मुझे तो थोड़ा समझ नहीं आया व्हेन इट वाज ऑल फन एंड स्टफ। इस चीज को इतना सीरियसली लेना और फिर ऐसे रेस्पॉन्ड करना। बट एनीवेज, तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दें। मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी आज चेंज लग रही होगी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, प्लीज उसे अवॉइड करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। ये है इमरान खान की लेटेस्ट पोजिंग करते हुए अपडेट, जहां ये 2 वीक्स आउट है अपने नेक्स्ट प्रो शो से। और यहाँ इमरान फ्लैट लग रहे हैं डिफ्लेटेड मसल्स के साथ, बट वो इसलिए क्योंकि वे अभी लो कार्ब साइकिल पर हैं और नेक्स्ट वीक अपना पीक वीक स्टार्ट करेंगे और कार्ब लोड करेंगे। और अभी इस वक्त इतने अर्ली ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होने से इमरान को एक अच्छा बेनिफिट होगा और इनको एक अच्छा लंबा टाइम मिल जाएगा ऑफ सीजन लेने का और इंप्रूव करने का। जितनी जल्दी वो क्वालिफाई कर लेंगे, ही वुडंट हैव टू वरी अबाउट कंपीटिंग टू क्वालिफाई। तो गाइस, ये है आईएफबीबी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अबाउट द न्यू रूल्स टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिया 2023 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया में क्वालिफाई करने के लिए एथलीट्स को आईएफबीबी प्रो शो जीतना ही पड़ेगा। और जो इस साल तक एक रूल चल रहा था कि टॉप 3 एथलीट जो पॉइंट के बेस पर क्वालिफाई करते हैं बिना किसी प्रो शो को जीते हुए, वो अब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मिस्टर ओलंपिया यानी ओपन डिवीजन के टॉप 5 एथलीट्स ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं और टॉप 3 बाकी जितने भी डिवीजन हैं, फिर चाहे वो मेंस फिजिक हो, क्लासिक फिजिक हो, या फिर 212 और वुमेन डिवीजन, जो भी इस साल के टॉप 3 प्लेस होल्डर्स हैं वो क्वालिफाइड होंगे। और क्वालिफिकेशन पीरियड जो प्रो शो के बेस पर क्वालिफिकेशन हासिल करने का है, उसके अकॉर्डिंग इस साल की 21 नवंबर से नेक्स्ट ईयर की 9 अक्टूबर तक एथलीट्स प्रो शो में कंपीट करके क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, क्या आपको लगता है इससे कुछ बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मेंस फिजिक में इस साल मोर देन 70 कंपेटिटर्स क्वालिफाइड थे और क्लासिक फिजिक डिवीजन में मोर देन 60। तो अगर पॉइंट के बेस पर कोई क्वालिफाई नहीं होगा, तो इसका मतलब है सीधा सीधा जो 3 लोग ऐसे क्वालिफाई होते थे वो आप इन नंबर्स में से हटा दें। तो उसके बाद भी जहां 70 लोग कंपीट कर रहे थे, वहीं अब 67 एथलीट कंपीट करेंगे। एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं होगा, बट यस, फिर भी एक अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हेल्थ वाइज भी ये एथलीट्स के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि लास्ट ईयर जस्टिन रॉड्रिगेज और आई थिंक एंड्रिया मूजी कई सारे शोज में एक के बाद एक कंपीट करते रहे क्वालिफाई करने के लिए या फिर पॉइंट्स को कलेक्ट करने के लिए। और इसके लिए जो हैवी साइकिल्स और चीजें एथलीट्स को करनी पड़ती हैं, वो अब से कम हो सकती हैं। क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी शो को जीतने का, तो आप कंपीट ही नहीं करोगे और इंश्योर करोगे पहले से ही बाकी सारे एथलीट्स का पता करना कि कौन कौन कंपीट कर रहा है एंड व्हाट अमाउंट ऑफ चांस यू हैव टू विन द शो। आप एक के बाद एक 10-12 शो नहीं करोगे पॉइंट्स जमा करने के लिए। तो एक तरफ से नंबर ऑफ एथलीट्स इन प्रो शो विल आल्सो रिड्यूस, और जिस भी एथलीट को काफी हद तक कंफर्म होगा और बिलीव होगा अपने कैलिबर में और जिस तरह से उनकी फिजिक उस टाइम पर दिख रही होगी, उसमें सिर्फ वही प्रेफर करेंगे कंपीट करना। कल रात को एक पॉडकास्ट हुआ था जहां पर जेरेमी बॉन्डिया और एरिन बैंक्स फिर से आमने सामने आ गए, एंड लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था उसी की तरह की कुछ चीजें एक्सपेक्ट करी जा रही थी। बट इट वॉज एन अमेजिंग पॉडकास्ट, और अगर आप चाहो तो इसे पूरा देख सकते हो ओलंपिया टीवी पर जाकर। और ऑलमोस्ट सब ने एरिन को वहां ट्रोल करा। And don't block me, okay? Because I make the tough questions. If you block me, I'll drive up to Fresno and you have to face me. Don't, hey, be careful, bro. He's blocking everybody. I'm still trying to wonder what I did to hurt your feelings because I got blocked. I don't even know what I said. कि वो सबको ब्लॉक क्यों कर देते हैं? अपेरेंटली वो जेरेमी बॉन्डिया को ब्लॉक कर चुके हैं और जितने भी फिटनेस चैनल उनके लिए कुछ भी बोलते हैं, और अगर वो कुछ भी बात उनको अच्छी नहीं लगती कहीं से भी, तो एरिन उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। तो देखिए, जेरेमी ने कैसे एरिन से पूछा कि तुमने मुझे क्यों ब्लॉक करा है, मैंने तुम्हारी किस फीलिंग को हर्ट कर दिया। Did you actually block Jeremy? Man, I blocked so many people that, man, my thing is... What hurt your feelings, bro? I wasn't... What hurt your feelings about me? How'd I... क्या मैं तुम्हारे टाइटल के पीछे आ रहा हूँ इसलिए तुमने मुझे ब्लॉक करा है? क्योंकि मैंने तुमसे कुछ भी गलत नहीं बोला ब्रो। तो एरिन का जवाब था कि वो सारी नेगेटिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं, which again sounded wrong. I just don't need negativity around my circle, man. Nobody is dishing any negativity. I'm the guy that's coming after your title, so you just block me for the hell of it? और फिर आई थिंक गाइस, जेरेमी की वो साइड दिखी जिसकी हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। जेरेमी ने एडवाइस दी एरिन को इन अ वेरी मैच्योर वे कि एज अ चैंपियन तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे टाइटल के पीछे आएंगे और अब सारा अटेंशन तुम पर ही रहेगा। बहुत सारे लोग नेगेटिव चीजें भी बोलेंगे, क्या तुम उन सबको ब्लॉक कर दोगे? और एज अ चैंपियन तुम्हें ये सब हैंडल करना होगा। और अगर तुम ऐसे ही सबको ब्लॉक करते रहोगे तो तुम्हारी इंडस्ट्री, तुम्हारा सर्कल, जिन लोगों के साथ तुम काम कर सको, वो काफी छोटा हो जाएगा। जिसके जवाब में सी व्हाट एरिन सेड।
I'm just getting ready for this Arnold to defend my Arnold, and that's what I'm doing. Simple as that. It is what it is. If you like it, you like it. If you don't, you don't. EB gonna do what EB do. नथिंग। उन्होंने सिर्फ ये बोला इन अ वेरी एरोगेंट बट फोकस्ड वे, डिचिंग द क्वेश्चन कि मैं सिर्फ आर्नोल्ड क्लासिक की तैयारी कर रहा हूँ एंड फोकस हूँ उसी पर। अगर तुम्हें पसंद है तो पसंद है, नहीं तो इट्स योर विश। बट गाइज ये बात तो माननी पड़ेगी कि एरिन ने जो कहा था वो कर दिया। ही ब्रॉट द पैकेज ऑफ बोस्टन प्रो एंड जैसे लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि मैं टाइटल जीत जाऊंगा, उन्होंने वो भी करके दिखा दिया। और अब एरिन ने अपना नेक्स्ट प्लान बताया है कि वो सेकंड बिगेस्ट शो यानी आर्नोल्ड क्लासिक में कंपीट करेंगे और अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज उन्हें जरूरत है नहीं ऐसा करने की, बट इट्स जस्ट हिज कंपेटिटिव स्पिरिट और इसीलिए वो आर्नोल्ड और ओलंपिया दोनों में कंपीट करते रहेंगे। और जब यहाँ जेरेमी से पूछा गया अबाउट हिज कमबैक तो जेरेमी ने यही बताया कि वो तैयार हैं कमबैक के लिए। और जेरेमी ने बताया कि उन्होंने अपने फर्स्ट टाइटल सिर्फ 23 साल की एज में जीत लिया था एंड नाउ 4 टाइटल्स के बाद और अच्छा गैप के बाद वो सिर्फ 31-32 साल के हैं। और जबकि एरिन बैंक्स की एज है इस वक्त 34, तो टेक्निकली जेरेमी अभी काफी इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि ही फिनिश्ड यंग। और इस पास्ट ईयर में जो अभी उन्होंने ऑफ सीजन लिया था काफी इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं एंड नाउ ही इज 20-25 पाउंड्स हैवियर और भी इंप्रूव करेंगे ताकि ब्रैंडन और एरिन के लेवल पर कंपेटिटिव हो सके। तो गाइज इट ट्रूली फेल्ट लाइक जिस तरह से एरिन को जेरेमी समझा भी रहे थे और कई बार उन्होंने अपनी रेफरेंस भी दी कि मैं ये गलतियां कर चुका हूं और कई सारे ब्रिजेस मैंने बर्न कर दिए थे और फिर मैंने उन लोगों से अपोलोजाइज करा और उन गलतियों को सुधारा ताकि चीजें सही हो सके। तो इससे गाइस टोटली जेरेमी सीम्ड लाइक अ डिफरेंट पर्सन। इस साल के क्लासिक फिजिक डिवीजन के रनर अप रामोन डीनो ने कंफर्म कर दिया है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में कंपीट करने वाले हैं। अब गाइस कमाल की बात यह है कि ना ही ब्रियन एंसली हमें आर्नोल्ड क्लासिक में दिखेंगे और ना ही टेरेंस रफिन। टेरेंस के बारे में हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स में। बट गाइस लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक में रामोन डीनो रनर अप थे और वो इवेंट जीता था टेरेंस रफिन ने। बट इस साल रामोन को चैलेंज करने के लिए आर्नोल्ड क्लासिक में कोई नहीं होगा और रामोन डीनो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपनी इस साल की परफॉर्मेंस के बाद। आई मीन गाइस ये आपका सेकंड ईयर है ओलंपिया के स्टेज पर एंड यू आर चैलेंजिंग द चैंप। सेकंड पर प्लेस कर रहे हो आप। नो डाउट रामोन ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं। हाँ ये हो सकता है कि उस कैलसिंस्की लास्ट ईयर की तरह चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आर्नोल्ड क्लासिक में उतर जाएं, बट आई एम नॉट सीइंग उर्स बीटिंग दिस रामोन। ब्रियन एंसली क्लासिक फिजिक डिवीजन से स्विच करके 212 डिवीजन में मूव हो गए हैं और ये ब्रियन ने अपनी शो से 2 दिन पहले की पिक्स अपने इंस्टा हैंडल पर अपलोड करी है। और यहाँ पर भी हम ब्रियन की वही सिग्नेचर बैक देख सकते हैं। जिस तरह की मसल मैच्योरिटी और डेफिनेशन ब्रियन की बैक में आती है उसे क्लासिक फिजिक के स्टेज पर बहुत मिस करा जाएगा। यहाँ भी सिर्फ एक चीज अगर आप देखोगे जहाँ ब्रियन थोड़ा लैग कर रहे हैं वो है ब्रियन के लेग्स। सी कैसे ब्रियन की हैमस्ट्रिंग्स उनके अपर हाफ के कंपैरेटिवली स्मॉल लग रही हैं। ब्रियन इज वेरी ड्राई यहाँ पर और इनका वेट यहाँ पर है 179 पाउंड्स। और अब ब्रियन के पास एक अच्छा एडवांटेज है अपने फ्रेम पर और अपनी इंप्रूवमेंट्स पर काम करने का, क्योंकि जो वेट की लिमिटेशन उनको क्लासिक फिजिक डिवीजन में लग रही थी वो अब 212 में ब्रियन को अलाउ करेगी इंप्रूव करने का और वो मच नीडेड मसल टिश्यू अपने लेग्स पर भी पुट ऑन करने का, क्योंकि 179 पाउंड से 212 पाउंड तक ब्रियन के पास ऑलमोस्ट 30 पाउंड तक का बफर है जिसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल ब्रियन ऐड कर सकते हैं जो उनको 212 डिवीजन में एक टॉप का कंटेंडर बना सकती है। और इस वक्त कोई भी शॉन क्लाइडर के आसपास नहीं है 212 डिवीजन में जिस तरह की परफॉर्मेंस और हार्ड और सुप्रीमली कंडीशन फिजिक वो लेकर आए थे। तो आई थिंक ब्रियन एक अच्छे चैलेंजर बन सकते हैं जिस तरह के पील्ड और कंडीशन ब्रियन आते हैं। क्योंकि गाइस अगर इस साल के रनर अप एंजल कार्टरॉन को भी देखें तो उनकी कंडीशनिंग और ड्राइनेस और आई थिंक शॉन को ब्रियन के जैसी एनाटॉमी एक बेटर चैलेंज प्रेजेंट करेगी। तो गाइस इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक के लिए सैमसन डॉडा ने कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर कंपीट करेंगे एंड बीइंग द 6th बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड सैमसन पूरी तरह से तैयार है आर्नोल्ड क्लासिक में जीतकर क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए, जो है सिर्फ 2 महीने दूर 2 मार्च को। निक वॉकर ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में कंपीट नहीं करने वाले और आई थिंक सिर्फ एक ब्रैंडन करी है जो लास्ट ईयर की तरह यहाँ कंपीट करने वाले हैं और ये चीज सैमसन के लिए एक दिक्कत हो सकती है। वैसे तो ब्रैंडन करी टॉप 5 में प्लेस करने की वजह से ऑलरेडी क्वालिफाइड है, बट प्राइज मनी ही आर्नोल्ड क्लासिक का इतना अच्छा है गाइस कि कोई भी एथलीट जिसको कॉन्फिडेंस हो कि वो यहाँ पर जीत सकता है वो कंपीट करने के लिए इंक्लाइन हो जाएगा। जबकि सैमसन डॉडा की प्लेसिंग 6 थी तो उनको तो प्रो शो जीतना ही पड़ेगा ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए। एंड गाइस इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एथलीट्स डिवीजन चेंज को कंसीडर कर रहे हैं और ऐसे ही नेक्स्ट एथलीट है कायरन होल्डन, एक 6 टाइम्स ओलंपिया कंपेटिटर, एक क्रेजी एस्थेटिक बीच बॉडी होल्डर। कायरन का ये लास्ट ईयर था जब हमने उन्हें मेंस फिजिक के स्टेज पर देखा और अब वो क्लासिक फिजिक डिवीजन में कंपीट करेंगे। आई मीन कायरन की फिजिक एक ग्रेट एक्सटेंट तक क्लासिक लुक भी रखती है और मेंस फिजिक डिवीजन में इस साल कायरन की 6th प्लेस रही एंड इट डिडंट सीम राइट। लुक एट द फिजिक, लुक एट हिज पोजिंग। 2019 में 3rd प्लेस, 2020 में 3rd प्लेस, 2021 में 4th प्लेस और दिस ईयर 2022 में 6th प्लेस। कायरन ने ब्रैंडन हैंड्रिक्सन को बीट कर रखा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग, जेरेमी पॉटविन को बीट कर रखा है और एंड्रे फर्ग्यूसन को भी बीट कर रखा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग। ही हैज एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज अ चैंपियन फॉर मेंस फिजिक डिवीजन। बट जिस तरह से इतने इंप्रूव्ड आने के बाद भी कायरन की प्लेसिंग इज गोइंग डाउन फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। कायरन के लिए आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन था एंड कायरन ने कंफर्म करा है कि उनकी हाइट के बेस पर उनके पास अभी भी 7 से 8 पाउंड तक मसल मास पुट ऑन करने का स्कोप है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और कायरन अब से लेग ट्रेनिंग को काफी सीरियस ले रहे हैं क्योंकि एक वही चीज है जो क्लासिक फिजिक के स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए
कायरन को रिक्वायर्ड है। टेरेंस रफिन ने इस पोस्ट के थ्रू कंफर्म करा है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक 2023 में कम्पीट नहीं करेंगे और इस टाइम पर उनका गोल पूरी तरह से ग्रो करने का और इम्प्रूव करने का है। टेरेंस ने बताया कि उन्हें पता है कि उन्हें टाइम लगता है साइज पुट ऑन करने में कंपेयर टू अदर एथलीट्स और इसीलिए ही नीड्स मोर टाइम और मैं अपना आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल डिफेंड नहीं करूंगा। गाइस, टेरेंस लास्ट 2 इयर्स से आर्नोल्ड क्लासिक जीतते आए हैं, तो लास्ट 2 सालों के ओलंपिया के रनर अप टेरेंस रफिन इस बार सीधे 6th प्लेस पर प्लेस कर गए एंड इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिम। और तभी से टेरेंस ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें इंप्रूवमेंट्स करनी है ताकि वो नेक्स्ट टाइम सेम नहीं दिखे। कमाल की बात यह है गाइस कि इस साल के ओलंपिया में ही टेरेंस रफिन वेट कैप से 1 पाउंड हैवियर थे और फिर उन्होंने बहुत ज्यादा रैपिडली वो वेट लूज करा ताकि वेट कैप को हिट कर सके। और इसी चीज पर किसी ने उनसे क्वेश्चन भी पूछा कि कैसे आप इंप्रूव करोगे या गेन करोगे और ज्यादा मसल अगर आपका वेट कैप ऑलरेडी पूरी तरह से यूटिलाइज्ड है, जिस पर इस कमेंट में आप देख सकते हैं आंसर आया कि टेरेंस की हाइट 5 फीट 5 इंचेस है और उसके ऊपर 3 क्वार्टर्स। सो इस अकॉर्डिंग वो 5'6" की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इस साल टेरेंस ने बताया कि उनके बाल छोटे थे तो वो एग्जैक्ट 5'5" के आए और जिसकी वजह से उनके वेट कैप की रिक्वायरमेंट ड्रास्टिकली गिर गई और वो 1 पाउंड हैवियर रह गए। लेकिन अगर वो 5 फीट 6 इंचेस आते तो उनके पास 5 पाउंड का स्कोप रहता है और पुट ऑन करने का, जिस पर टेरेंस ने कंफर्म करा राइट। तो गाइस, ये किस तरह से मेजरमेंट्स ली जा रही है मुझे तो यही समझ नहीं आता। इतने बड़े स्टेज पर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कभी हाइट कुछ ले रहे हैं कभी कुछ। सेम ही इशू अगर आपको याद होगा तो रमॉन्डिनो के साथ भी हुआ था, जिसे मैंने कवर करा था इसी चैनल पर। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। थैंक यू, बाय बाय।